हेलो लर्नर, स्वागत है आपके सेशन में। हम बात कर रहे हैं चैप्टर 2 की। हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, कि किस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी जो हमारे यहाँ ट्रेड करने आई हुई है, किस तरीके से वो टेरिटरी ऑक्यूपाई करने लगेगी। तो कहानी वैसे अगर बैकग्राउंड समझो तो 1700 से 1750 का जो समय है वो समय है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन का। औरंगजेब के बाद जो उनके वंशज हैं उनमें वो बात नहीं है जो अकबर या फिर उनके डिसेंडेंट्स में थी। राइट, तो हमें दिखाई देगा कि 1700 के बाद पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। स्पेशली मोहम्मद शाह रंगीला के रेन में तुम देखोगे कि हाँ, मराठा अलग हो रहे हैं, मराठा राइज हो रहे हैं, एक्चुअली हैदराबाद अलग हो रहा है, बंगाल अलग हो गया है, अवध अलग हो गया है। राइट, और एक पूरे इंडिया का मैप अगर आप इस समय देखेंगे तो आपको बहुत सारे फ्रैगमेंट्स नजर आएंगे और ऐसा लगेगा कि काफी आसान सिचुएशन है अंग्रेजों के लिए यहां से राइज करने की। राइट, अंग्रेजों का राइज होगा और पहला रिवोल्ट, बड़ा रिवोल्ट हमको देखने को मिलेगा 1857 में, और जहां से मुगल साम्राज्य पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो ये कहानी चालू होती है वास्को ड गामा से। इनफैक्ट यूरोपियन बैकग्राउंड अगर हम समझें तो दे वर लुकिंग फॉर अ सी रूट। उन्हें चाहिए था एक रास्ता जो अरब को बाईपास करते हुए। खैर, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यूरोप और इंडिया के बीच में आ गया है अरब। राइट, और वो बिहेव कर रहा है एज एन इंटरमीडियरी। उसने सारे ट्रेड रूट, लैंड रूट ब्लॉक कर रखे हैं और इसीलिए इसे बाईपास करने की जरूरत है। खोज हो रही है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन का समय है ये, और खोज हो रही है एक नए रास्ते की इंडिया की तरफ। तो एक ट्रीटी होती है बिटवीन स्पेन एंड पोर्चुगल, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलियास, जिसके तहत अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन मान ली गई है और माना गया है कि उससे ईस्टर्न साइड में आपका जो खोज है वो करेंगे पोर्चुगल, और उसके वेस्टर्न साइड में जो खोज है वो करेंगे स्पेन। इसी के तहत कोलंबस ढूंढ लेंगे अमेरिका और वास्को ड गामा निकल पड़ेंगे इंडिया की तरफ। तो अमेरिका, अफ्रीका के किनारे 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 होते हुए नीचे पहुंचेंगे केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप के आगे बढ़ेंगे तो इनको मिलेंगे एक अब्दुल माजिद, ही इज अ गुजराती मर्चेंट, और वो उनको पायलट करके लेके जाएंगे कहां? कैलिकट। तो अब वास्को ड गामा पहुंच चुके हैं कैलिकट। वहां के रूलर हैं ज़ैमोरिन मन्ना विक्रम्मा। स्वागत होगा। देखो, इनिशियली ऐसा भी नहीं कि हाँ बहुत स्वागत हो रहा है, कि आप ही का वेट हो रहा था समथिंग, बट यस, ट्रेड होगा और यहां से ग्रेजुअली ट्रेड स्टार्ट होगा पोर्चुगीज का। नाउ पोर्चुगीज तुम देखोगे कि जो है मोस्टली जो हमारा ईस्टर्न जो बोर्ड है, आई एम सॉरी, जो वेस्टर्न बोर्ड है स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से जो है सूरत या फिर दमन एंड दीव, उस बोर्ड पे तुम्हें यूरोप की या फिर पोर्चुगीज के पोर्ट्स नजर आएंगे। तो वो शुरू करेंगे पहले कैलिकट से। तो कैलिकट है, कोचिन है, कैनानौर, ये इनिशियल पोर्ट्स होंगे। फिर गोवा भी मिल जाएगा उनका, इनको बीजापुर से। उधर फिर बॉम्बे है, बसीन है, दमन है, दीव है। इन सब जगह पर हमें दिखाई देगा कि वो पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस श्रीलंका में नजर आएगा, उधर हुगली में भी वो स्टैब्लिश हो जाएंगे जाके। तो ये प्रॉपर ट्रेडिंग चालू हो जाएगी पोर्चुगीज की। इनफैक्ट इंडियन ओशियन इस समय कहा जाएगा कि एक पोर्चुगीज लेक है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस पे या ओवरऑल ट्रेडिंग पे इस समय अगर हेजिमनी है, किसी की मोनोपोली है, तो वो है पोर्चुगीज की। इनफैक्ट वो अरब मर्चेंट्स को भी साइडलाइन कर देंगे। नाउ 1498 में इस एंट्री के बाद अगली जो एंट्री हो रही है वो 1600 के बाद हो रही है। अब क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है, अब यूरोप की बाकी की जो कंट्रीज है वो भी कह रही है कि हमें भी ये ट्रेड करना है, हमें भी जाना है भाई। राइट, तो वो लोग भी आएंगे, तो डच आएंगे, इंग्लिश आएंगे, फ्रेंच आएंगे। राइट, तो डच, इंग्लिश, फ्रेंच, सबसे आखिरी फ्रेंच है। 1650 के आसपास, 1660 के आसपास एंट्री हो रही है। राइट, इनिशियली डच की एंट्री हो रही है। अब डच जो है वो इंडिया में भी ट्रेड करेंगे, बट उनका ज्यादा फोकस रहेगा इंडोनेशिया पे, स्पाइस आइलैंड पे। नाउ तो 1600 में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन में मिलता है चार्टर, और साथ ही साथ दी जाती है मोनोपोली, कि हाँ भाई आप ही खाली ट्रेड करेंगे ब्रिटेन की साइड से, एक ही कंपनी, ताकि भाई उनका भी रिस्क थोड़ा सा हेज हो जाए, थोड़ा सा वो भी सेफ हो जाए। ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी रास्ता ढूंढे, ट्रेड नेटवर्क सेटअप करे, बिल्डअप करे, और उसके बाद बाकी कंपनी ब्रिटेन से निकलेंगी, हमें भी करना है। तो इसीलिए टू प्रोवाइड दैट सिक्योरिटी एलिजाबेथ वन उनको मोनोपोली भी देंगे, कि हाँ जो है आपकी मोनोपोली भी होनी चाहिए। देखो, एक और बात समझो कि दिस इज जस्ट अ ट्रेडिंग कंपनी, ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ब्रिटेन से लेकर आएंगे और इंडिया में बेचेंगे। राइट, एंड अगर कुछ है तो बहुत ही यू कैन से मिनिमम चीजें हैं, फॉर एग्जांपल वाइन। राइट, जो वहां से लाएंगे यहाँ पे सेल करेंगे। मोस्टली आइडिया है कि वो वहां से सोना चांदी लेकर आएंगे, ईंटें लेकर आएंगे, यहाँ पे सामान खरीदेंगे सस्ते में, और जाके यूरोप में महंगा बेचेंगे। तो बाय चीप इन इंडिया, सेल डियर इन यूरोप एंड गेट प्रॉफिट। दैट इज द होल इंटेंट ओवर है।
तो धीरे धीरे अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस बिजनेस में है, डच कंपनी भी बिजनेस में है और फिर फ्रेंच कंपनी भी आ गई। अब हो क्या रहा है कि मार्केट जो है इंडिया में, या फिर आप सब समझिए कि जो सप्लाई है वो लिमिटेड सप्लाई है और इनके लिए अब ये प्राइवेट कंपनीज झगड़ भी रही हैं, राइट, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स हैं, तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स हैं जो कि डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे, उनकी मीटिंग होगी इधर लीडन हॉल स्ट्रीट में, राइट। उनकी मीटिंग्स हुआ करेंगी, डिस्कशन करेंगे कि और क्या करना चाहिए, कितना ट्रेड कर लें, कहाँ एक्सपैंड कर लें, कौन सी मार्केट यूज करें, तो ये उनका बिजनेस चलता रहेगा। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स बेसिकली ग्रुप है जो ओवरऑल सारे शेयर होल्डर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर्स हैं। अब ये लोग इलेक्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब हम बात करेंगे एक्ट्स की, जब हम समझेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी है ही कैसी। खैर, तो मैं कह रहा था कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं और सप्लाई लिमिटेड है। क्या ट्रेड कर रहे हैं लोग? मेजर ट्रेड अगर हम देखें तो दो चीजें हैं, एक तो टेक्सटाइल, वी आर नोन फॉर कॉटन, वी आर नोन फॉर सिल्क। दूसरा अगर हम देखें तो जो है स्पाइसेस, फॉर एग्जाम्पल पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, राइट। तो ये सारी चीजें यहां पे ट्रेड हो रही हैं और सप्लाई लिमिटेड है। तो अब ये जो कंपनीज हैं दो चीजें करेंगी, एक तो आपस में लड़ने लगेंगी। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे बैटल्स हो रहे हैं, डच और अंग्रेजों में, जो डच और ब्रिटिश में फाइट हो रही है। 1744 टू 1763 ये 19 साल के दौर में, 20 साल के दौर में हम देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस में, यानी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इसको कहते हैं, ये लोग भी आपस में झगड़ रहे हैं। रीजन ये है कि अब क्या है कि जब सप्लाई कम है तो दे वॉन्ट टू हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज वेल। वो चाहते हैं कि हाँ जो है यहाँ के नवाब हैं, राजा हैं, वो उनको ट्रेड में सपोर्ट करें, सिर्फ हमारे साथ ट्रेड करो भाई, और एक दूसरे को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो मोनोपोली है, पर ये जो मोनोपोली है ये उनकी अपनी कंट्री के टर्म्स में, राइट, दूसरी कंट्री के टर्म्स में नहीं है, और कंपनीज आएंगी ट्रेड करेंगी। तो यहां पे हम देखेंगे कि अब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चक्कर में लड़ाई झगड़ा चालू हो रहा है। ओके, तो अगर हम बंगाल की बात करें, है ना, बंगाल पे आते हैं थोड़ा सा अपनी कहानी में। तो बंगाल में हम देखेंगे कि इंग्लिश फैक्ट्री पहली बार हुगली में सेटअप हो रही है इन 1651। अब जब मैं तुमसे कहूंगा फैक्ट्री तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्या कि हाँ कहीं पे कुछ प्रोडक्शन चल रहा है, मशीनें लगी हुई हैं, समथिंग इस तरह की इमेज हमारे में फॉर्म होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। फैक्ट्री बेसिकली वर्ड आता है फैक्टर्स से। फैक्टर्स कह रहे हैं यहां पे कंपनी के ट्रेडर्स को, तो कंपनी के ट्रेडर्स को कहा जाता है फैक्टर्स, राइट। और जिस जगह ये लोग वेयर हाउस बना रहे हैं जहां पे सारा सामान रखेंगे वो बन जाएगा क्या, वो वेयर हाउस बन जाएगा फैक्ट्री। तो बेसिकली समुद्र के किनारे किसी पोर्ट पे ये बनाएंगे वेयर हाउसेस, राइट। अब जब ये वेयर हाउस बनाएंगे सारा सामान यहीं पे आके रखेंगे। अब सोचो सेटलमेंट के बारे में, यहीं पे फिर जो ऑफिसर हैं वो अपने ऑफिसर्स बना लेंगे, राइट। यहीं पे जो बाकी के जो इंडियन ट्रेडर्स हैं जो इन लोगों के साथ बिजनेस करते हैं वो भी यहीं आके घर बना लेंगे। ये सारा सामान उठाने के लिए जो लेबर लगता है, राइट, या फिर और अगर कोई वर्क हेल्प की जरूरत है, राइट, तो वो सारे लोग भी यहीं अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बसा लेंगे। तो आपको दिखेगा एक वेयर हाउस, आपको दिखेगा उसके आसपास बहुत सारे ऑफिसेस, आपको दिखेगा उसके आसपास लेबर सेटलमेंट्स, आपको उस पर दिखेंगे बड़े बड़े घर जो इंडियन ट्रेडर्स के भी हैं। तो इस तरीके से ये सेटलमेंट क्रिएट होने लगेंगे। इनफैक्ट इसी तरीके से मद्रास बनेगा, आपका कैलकाटा बनेगा, बॉम्बे बनेगा, राइट, लगभग यही तरीका है ओवरऑल। अब जैसे यही बंगाल के एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1696 में इसी सेटलमेंट पे जो कैलकाटा बेसिकली आप कह रहे हैं, तो कैलकाटा कुछ नहीं, पहले मेनली 3 गांव होते थे, कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुर। अब ये गांव की इनको जमींदारी मिल चुकी है, राइट, है ना। औरंगजेब ने जो है अंग्रेजों को जमींदारी दी है, और जब ये जमींदारी मिली है तो अब यहां पे क्या है, फोर्टिफिकेशन भी चालू हो गया। और ये जो फोर्टिफिकेशन है ये इसलिए हो रहा है ताकि ये जो इतना सारा सामान है इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। ओके, प्लस औरंगजेब ने इनको फरमान भी दिया है कि हाँ जो है ड्यूटी फ्री आप ट्रेड कर सकते हो, एक लमसम पैसा आप हमको दे दीजिए साल में। फॉर एग्जांपल अगर आप 50-60 हजार का हमें आप ट्रेड कर रहे हैं, हाँ तो जो है 3,000-4,000 रुपए जो है कुछ हमको एक लमसम ड्यूटी दे दीजिए, और फिर आपको जितना ट्रेड करना है ट्रेड करें। तो इस तरीके से बंगाल में स्पेशली जो आपका कैलकाटा वाला जो पार्ट है, राइट, तो सूतानती, गोविंदपुर, कालीकता, इस जगह से कैलकाटा क्रिएट होगा। ओके, नाउ अब कैलकाटा की हम बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि जो पहली बैटल है, बैटल ऑफ प्लासी, वो लड़ी गई है कैलकाटा में। शुरुआत होती है मुर्शीद कुली खान से। मुर्शीद कुली खान जब गवर्नर बने हुए हैं अंडर लेट्स से फारूक सियार एंड देन अंडर मोहम्मद शाह रंगीला,
तो ही इज काइंड ऑफ वर्चुअली इंडिपेंडेंट। वो मुगल्स की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि मुगल सक्सेसर्स जो हैं, जो लेटर मुगल्स हैं, चाहे वो आपके फारुखसियार हो गए, चाहे वो आपके मोहम्मद शाह रंगीला हो गए, राइट, तो वो उनका इतना पावर दिल्ली से बंगाल पर नहीं है कि यहाँ के जो नवाब हैं या फिर यहाँ का जो लीडर है वो उनकी सुने। तो पहले मुर्शीद कुली खान भी नहीं सुनते हैं, राइट। फिर अलीवर्दी खान आते हैं। अलीवर्दी खान एक्चुअली बिहार के डेप्यूटी हैं, जो बंगाल के नवाब को मार के नवाब बन बैठेंगे। तो अलीवर्दी खान जब नवाब बनेंगे तो जो है उल्टा मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए भेज देंगे कि हाँ ठीक है, आप हमारे खिलाफ एक्शन मत लीजिए, लेकिन हाँ ये पैसे रख लीजिए, राइट। उसके बाद वो भी कोई कहा जो है सुनी नहीं है कि हाँ मुगल्स वहां पे हैं नहीं है, समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अलीवर्दी खान की डेथ के बाद हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला की एंट्री होती है। सिराजुद्दौला आ रहे हैं 1755-56 में। एक्चुअली 1756 में सिराजुद्दौला की एंट्री हो रही है एज अ नवाब इन बंगाल। नाउ सिराजुद्दौला का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, इनफैक्ट अलीवर्दी खान का भी ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये फोर्टिफिकेशन कर रही है, किले बना रही है, जो कि इसको हक नहीं है। दूसरा, ये प्राइवेट कंपनी करप्शन भी कर रही है, इसको कुछ दस्तखत दिए गए हैं, पासेस, ट्रेडिंग पासेस दिए हुए हैं, राइट। वो ट्रेडिंग पासेस ये प्राइवेट ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जहां पर इसका एप्लीकेशन नहीं है, जो कि नहीं अलाउड है। प्लस ये पासेस सेल भी कर रहे हैं। तो बहुत सारा स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है विच दे नीड टू स्टॉप। तो फोर्टिफिकेशन एक मुद्दा। दूसरा, मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक आप रफली ये मान सकते हैं कि दस्तक इज अबाउट दस्तखत, इट्स अ ट्रेडिंग पास, जो कि जो है उनको राइट दिया गया है अंडर फरमान फ्रॉम मुगल्स कि आपका कोई ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इस तरह के पासेस इशू कर सकता है। तो दैट इज दस्तक, जो वो दिखाते हैं और ट्रेड हो जाता है। और अब ये जो पास है, ये पास सिर्फ और सिर्फ कंपनी को दिया गया है कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल है तो ये पास उस पर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वो माल लेट से किसी ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय का है, मुलाजिम का है, उस पर ये पास एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां पे ये पास प्राइवेट ट्रेड में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। अब डेफिनेटली सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आएगी, अलीवर्दी खान को भी पसंद नहीं आएगी, और सिराजुद्दौला यहां पे कदम उठाएंगे। सिराजुद्दौला जब नवाब बन रहे हैं तो ये जो है जाके चढ़ाई करेंगे कासिम बाजार पे। कासिम बाजार की फैक्ट्री सीज करेंगे, राइट, वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनको कैप्चर करेंगे और फिर कैलकाटा भी सीज कर लेंगे। अब यहां पे उनसे एक गलती ये हो जा रही है कि कुछ लगभग 150 ऑफिसर्स हैं जो एक रूम में बंद कर दिए गए, और बहुत गर्मी है। जब सुबह वो रूम खोला गया है, कोठरी खोली गई है, तो उसमें कुछ 23 लोग ही लगभग बचे हैं। दिस इज कॉल्ड एज ब्लैक होल एपिसोड, जो कि अंग्रेजों को थोड़ा चैलेंज की तरह लगेगा। सेम समय, सेम पॉइंट पे आपके साउथ में है रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव को ये न्यूज मिलेगी तो ही विल डिसाइड कि नहीं, वी शुड टेक रिवेंज, वी शुड अटैक कैलकाटा, वी शुड गो बैक एंड टेक बैक आवर फैक्ट्री। तो अब वो और एडमिरल वॉटसन, ये दोनों लोग कोलकाता पे कैलकाटा पे आएंगे और यहां पर साइन होगी ट्रीटी ऑफ अलीनगर पहले, राइट। चीजें सिक्योर हो जाएंगी, चीजें वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगी। बट रॉबर्ट क्लाइव यहां पे एक कॉन्स्पिरेसी हैच करेंगे। वो वहां के जो उनके खुद के मुलाजिम हैं, जो सिराजुद्दौला के मुलाजिम हैं, उनके साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी हैच करेंगे और बैटल ऑफ प्लासी में, जो कि एक्चुअली कॉन्स्पिरेसी है, कोई बैटल हुई भी नहीं है, तो इसमें मेन जो लीडर हैं वो है मीर बख्शी, राइट। मीर बख्शी जाके रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल जाएंगे और जो है यहाँ पे आपके सिराजुद्दौला मारे जाएंगे और बंगाल हार जाएगा। ये पहली बड़ी जीत लगी है अंग्रेजों के हाथ। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके आगे उन्होंने जो है कौन कौन सी जीत हासिल करी, मैसूर को कैसे हराया और मराठास को कैसे हराया।